दिमाग से स्किप कर जाता है। मैथ्स मिरेकल आज आपको ऐसे ट्रिक्स दे देगा जिसकी वजह से आपको बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में फिट बैठ जाएगा। वो कि काशीनाथ का माली, ध्यान से देख लो, MG फॉर माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। दोबारा सुन लो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अच्छा, काला नमक, हींग, अजवाइन और पड़ेगी। ध्यान से सुन के दो अपरूप हम बात करेंगे तो हीरा और ग्रेफाइट की बात करेंगे। विद्युत के हिसाब से बात करेंगे तो ये कुचालक होता है और ये सुचालक होता है ग्रेफाइट। संरचना की दृष्टि से डोवेराइनर हो गया, न्यूलैंड्स हो गए या मेंडलीव, तीनों कहीं ना कहीं जाकर के गलत हो गए। तीनों की कमियां ये रही। और डोवेराइनर ट्रिक नियम दिए थे, न्यूलैंड्स अष्टक नियम, और मेंडलीव जो एडवांस बात कर रहा था। इन्होंने गुण धर्म, एक बोर्ड के पेपर में बैठेंगे तो आपको 5 जो फोटोज हैं उसको जरूर आप रिमेंबर करके प्रैक्टिस करके आप बैठेंगे। देखो 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 फोटो आप बैठेंगे। एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल के साइंस सेगमेंट में हम लगातार बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और पिछले 12 सालों का निचोड़ हमने वीडियोज में डालने की कोशिश करी है। ये हमारा 3rd वीडियोज जा रहा है और जिसके अंदर हम बात करेंगे फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो देखो, क्लास 10th बोर्ड की तैयारी 2021 के ख्याल से चल रहा है। जितने भी सिलेबस डिलीटेड हैं उनको हटा करके नई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं हमने इसको इस वीडियो में रखा हुआ है। तो इसको हमने क्या करा है कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसकी राइटिंग करी है, उसके बाद इसको प्रिंट आउट करा के फिर आपके लिए लेके आया हूं मैं। मैथ्स मिरेकल की तैयारी चल रही है तो आप यकीन मानो कि जहां कहीं भी आप CBSE बोर्ड को फॉलो करते हो, आंख बंद करके ये क्वेश्चंस आप कर लो, या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से रिलेटेड हो, आप ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाना, क्योंकि स्टेट बोर्ड में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि क्वेश्चन का इंटेंशन आप अगले 5 मिनट के अंदर आप रख के देख लो, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या मैटर है। लगातार मैसेजेस आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स की कि सर बहुत ही हेल्प मिल रहा है। उम्मीद करूंगा कि अगर आप भी क्लास 10th में हो और बोर्ड की प्रिपरेशन 6 मार्च से, अगर आप 6 मार्च को देने वाले पेपर में बैठने वाले हो तो जरूर आपको ये करना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने तो ये बोला कि आओ जल्दी से याद कर लो अब सीधा, क्योंकि समझने का सोचने का तो कोई मौका ही नहीं है। एक्सरसाइज 1 से हमने लिया है कुछ क्वेश्चंस। देखो, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? दोबारा सुन लो कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स एक ही लाइन में उसका आंसर है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। ध्यान से सुनोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए हम इसका साफ करते हैं। वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार बताइए कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? तो बस वही वाला जो आपको पहले से पता है, उसमें वैद्युत और प्रकाशीय। दोबारा देखो, वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? उसमें वैद्युत और प्रकाशीय। इसके अलावा हम बात करेंगे स्टूडेंट्स और देखेंगे हम कि सफेदी के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सफेदी के लिए स्टूडेंट, सफेदी के लिए आपको याद होगा, सफेदी के लिए तो बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना स्टूडेंट, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और CaO इसका केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला है। इसके अलावा नीले रंग के विलयन में लोहे की कील को डालने पर क्या होता है? दोबारा सुन लो कि नीले रंग के विलयन में लोहे की कील को डालने पर क्या होता है? तो विस्थापन हो जाता है स्टूडेंट्स, विस्थापन हो जाता है। ध्यान से सुन लो। आज नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सफेद रंग के अवक्षेप का नाम बताओ, वह कौन सी अभिक्रिया से बनता है? 2 क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि सफेद रंग के अवक्षेप का नाम क्या है और वह कौन सी अभिक्रिया से बनता है। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, उसका नाम है बेरियम सल्फेट, और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ये बनता है। दोबारा सुनेंगे, हम इसका नाम है बेरियम सल्फेट और इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो फटाफट अंदाज में मैथ्स मिरेकल आपको तरह तरह के क्वेश्चन करवाए जा रहा है। आपको बस ये ध्यान देना है कि चलते चलते आप कहीं भी हो, ऑटो में बैठे हो, घर से बाहर हो, मेडिकल स्टोर पे जा रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो, घर के किसी कोने में बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो, चलते फिरते आपको ऑडिट कर जानी है हमारी मैथ्स मिरेकल की साइंस सेगमेंट में। आप जैसे मिलेंगे तो मैथ्स की प्रिपरेशन चल रही है, साथ ही साथ हम साइंस की प्रिपरेशन भी लेके आ रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर, और अब तो बड़े क्वेश्चंस की भी सीरीज हमने पिछले ही वीडियो में दिया है। तो फटाफट आप सिर्फ देख लेना है और देख करके ही आपको ये जाना है पेपर के अंदर बैठने में। आप यकीन मानो यहीं से ज्यादा यानी 70% to 80% क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव हो, इसके अलावा 2 नंबर 3 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन यहीं आएंगे। आपने प्री बोर्ड में हमें देखा है, आपने प्री बोर्ड में लगातार हमने देखा, पिछले बोर्ड के पेपर में भी आपने हमें देखा है कि हमारे इंटेंशन, क्वेश्चन का इंटेंशन कितना खतरनाक होता है। CBSE फॉलो करता ही करता है। आप किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज उठा लिए, सब में हमारा ये क्वेश्चन मिलेगा।
हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं। एक बात बताओ, लोहे की वस्तुओं को पेंट करने से क्या फायदा होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको पहले से पता है, आपके सर ने, आपके टीचर ने बता रखा है, जंग से बचाने के लिए या फिर संक्षारण से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं कि तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन प्रभावित क्यों करते हैं। दोबारा सुनिए कि तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि वो विकृत गंधिता से बचने के लिए। मात्र एक ही लाइन में इसका आंसर है कि विकृत गंधिता से बचने के लिए। स्टूडेंट्स आओ जल्दी से याद करें कि सीरीज में हम देख रहे हैं लेसन 2 जिसका नाम है अम्ल क्षार व लवण, और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस उठाए आपके लिए। कहता है दो प्राकृतिक सूचकों व दो कृत्रिम सूचकों के नाम बताइए। दोबारा सुन लीजिए, दो नेचुरल सूचक जो इंडिकेटर हैं और दो जो कृत्रिम इंडिकेटर हैं, दोनों का नाम बताना है। तो देखो प्राकृतिक सूचक में हल्दी और लाल पत्ता गोभी हो जाएगा स्टूडेंट्स, और जब हम कृत्रिम सूचक की बात करेंगे, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन में, कृत्रिम सूचक की बात करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। ध्यान से सुन लो, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दो नाम की चीजें हैं जो सूचक है कृत्रिम के, है ना। अगले क्वेश्चन की बात है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। आप इसकी जांच कैसे करोगे, है ना। एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है तथा इसकी जांच कैसे करोगे। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है स्टूडेंट्स। धातु के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। और पॉप ध्वनि के साथ हम इसकी जांच कैसे करेंगे। अगर उसमें पॉप ध्वनि निकलती है तो वो जांच हो जाती है ऑल ऑटोमेटिक, आपने चैप्टर में पढ़ा ही पढ़ा है ना। पॉप ध्वनि के साथ अगर ये हाइड्रोजन गैस निकलती है तो समझो कि वो कौन सी गैस है, वो हाइड्रोजन गैस होती है जो अम्ल के धातु के साथ रिएक्शन में वो निकलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चूने के पानी को कौन सी गैस दूधिया बना देता है। चूने के पानी को कौन सी गैस दूधिया बना देता है। तो उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से सुन लो, CO2 केमिकल फॉर्मूला स्टूडेंट्स CO2, और ऐसे जनरल नेम बात करेंगे तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हम आगे देख रहे हैं स्टूडेंट्स की तनुकृत करने के लिए अम्ल में जल मिलाना चाहिए या जल में अम्ल मिलाना चाहिए। दोबारा सुनिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है। तनुकृत करने के लिए अम्ल में जल मिलाना चाहिए या फिर जल में अम्ल मिलाना चाहिए, और क्यों। अगर मिला रहे हैं तो क्यों मिला रहे हैं। तो याद करो स्टूडेंट्स, हमेशा ऐसे केस में हम जल में अम्ल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जल में अम्ल मिलाते हैं। और जल में अम्ल मिलाएंगे बूंद बूंद करके ताकि ज्यादा ऊष्मा न बने। क्यों मिलाते हैं ऐसा? क्योंकि अगर हम ज्यादा एक साथ डाल देंगे तो ऊष्मा एकदम से बन जाएगा बहुत ज्यादा, तो हम धीरे धीरे मिलाएंगे बूंद बूंद करके, और उसमें क्योंकि ज्यादा अम्ल ज्यादा ऊष्मा न बन जाए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो देखो उदासीनीकरण मतलब लवण प्लस जल अगर होगा, अम्ल प्लस क्षार से अगर लवण प्लस जल बनेगा तो वो चीज उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अम्ल और क्षार से लवण और जल बनता है तो वो होता है उदासीनीकरण। निम्न में से सार्वत्रिक सूचकांक यानी पीएच का मान कितना होता है। ये देखो पीएच का मान जो होता है इंडिकेटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अम्ल में याद रखिएगा 1 से लेकर के 6 तक, वो इंडिकेटर आपने देखा होगा स्केल जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि चीजें अम्ल होती है या फिर लवण होती है या फिर चीजें उदासीन होती है। तो ऐसे केस में अगर हम स्टूडेंट्स बात करेंगे तो वो होता है अम्ल। अम्ल 1 से लेकर के 6 तक बातें होती हैं, और 1 से लेकर 6 तक अगर मेजरमेंट अगर कहीं भी होता है इंडिकेटर पे तो वो अम्ल हो जाएगा। उसी तरह से अगर सिर्फ 7 पे जाएगा, सिर्फ 7 पे जाएगा इंडिकेटर का, अगर इंडिकेटर 7 पे अगर इंडिकेट करता है तो दैट मींस कि वो जो चीज है, वो सॉल्यूशन जो है वो उदासीन है, न्यूट्रल है। और 8 से लेकर के 7 तक तो उदासीन ही हो गया, 8 से लेकर के 14 तक यानी इंडिकेटर का लास्ट पॉइंट होता है 14, 1 से लेकर के 14 तक। तो 14वां जो 8 से लेकर 14 तक इंडिकेटर अगर इंडिकेट करता है तो दैट मींस कि वो जो अम्ल होगी, वो जो विलयन होगी, सॉरी, वो होगी क्षारक यानी कि सॉल्ट। तो ध्यान से रखना है ये सब चीजें ताकि आपके मेमोरी में मेमोराइज करें। तो इसके लिए आपको मैथ्स मिरेकल की यूट्यूब पे जाकर के आपको मैथ्स मिरेकल टाइप करना है, क्लास 10th डाल देना, अपने आप सब कुछ आ जाएगा, है ना, बिल्कुल बिना मेहनत करे हुए। अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न यौगिकों के सूत्र लिखना है और उसका एक एक उपयोग लिखना है। उसका एक एक उपयोग लिखना है स्टूडेंट्स। उसका एक सूत्र लिख दो या फिर उसका उपयोग लिख दो। तो उपयोग की जब हम बात करेंगे तो देखो यौगिक का नाम इधर हमने लिख रखा है, उसके केमिकल फॉर्मूला हमने यहां दिया हुआ है और उसके उपयोग हमने यहां दिए हुए हैं। तो चलिए फटाफट, धोने का सोडा Na2CO3, ध्यान से सुन लो, Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2, एकदम रट जाओ स्टूडेंट्स
क्योंकि सीधा हमने बोला है आओ याद करो, अब तो याद करना है सीधा। तो धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2, और इसका क्या काम है, जल की कठोरता को कम करता है, जल की कठोरता को हटाने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है हमारे पास जिसका नाम है बेकिंग सोडा NaHCO3, और ये क्या करता है, केक को फुलाने का काम करता है ना, केक को फुलाने का काम करता है। ब्लीचिंग पाउडर स्टूडेंट CaOCl2, ध्यान से सुन लो CaOCl2, और ये कागज उद्योग में इसका बहुत तायत मात्रा में यूज होता है। और लास्ट जो हमने लिखा है जो इंपॉर्टेंट हमें लगता है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 का होल ट्वाइस, सॉरी CaSO4 × 1/2H2O। ध्यान से सुन लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला, उसका नाम होता है यौगिक सूत्र, अगर हम बात करेंगे तो CaSO4 × 1/2H2O, एकदम ऐसे याद करो। और इसको हम कहां उपयोग में लाते हैं, तो टूट गई हड्डियों को जोड़ने में, टूट गई हड्डियों को जोड़ने में हम इसका उपयोग करते हैं। तो देखो कितना बढ़िया है, कितना आसान सा है ना। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं धातु व अधातु चैप्टर यानी लेसन 3 से, है ना, धातु व अधातु चैप्टर लेसन 3 से आप देख सकते हैं। कह रहा है कि निम्न धातुओं व उपधातुओं के नाम बताओ, धातु और अधातु के नाम बताना है। ध्यान से सुन लो, निम्न धातुओं व अधातुओं के नाम बताइए। पहला चमकीली, क्या होता है, चमकीली अधातु, और इधर होता है आयोडीन। चमकीली अधातु का नाम क्या है, आयोडीन। अच्छा, ऐसी दो धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। देखो ध्यान से सुन लो, ऐसी दो धातुएं जिसको आप चाकू से काट सकते हो, क्या क्या है वो, सोडियम और पोटेशियम। सुन लो, सोडियम और पोटेशियम जिसको आप चाकू से काटोगे। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, मरकरी स्टूडेंट, जिसको हम पारा भी बोलते हैं, पायरा, है ना। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो पाया जाता है वो है आपका मरकरी या फिर पारा, जिसको हम बोलते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाले अधातु, अभी हमने देखा था धातु, अब हम देखेंगे अधातु। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाए वो है ब्रोमीन। क्या है वो, ब्रोमीन, अधातु है स्टूडेंट्स, ये है ब्रोमीन। अच्छा, उसके अलावा ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक धातुएं कौन सी होती है, सिल्वर व गोल्डन, है ना, सिल्वर व गोल्ड। और कुचालक कौन सी होती है, ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक, तो हम बोल सकते हैं मरकरी और सीसा। मरकरी और सीसा जो होते हैं वो ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं। और सुचालक कौन से होते हैं, अधातु की बात करें तो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक अधातु, तो देखो कार्बन या फिर ग्रेफाइट। अरे ग्रेफाइट क्या है, वो जो मरकरी में लगता है यार, वो जो सॉरी ग्रेफाइट क्या है, वो जो पेंसिल के बीचों बीच जो लगता है जिससे हम लिखते हैं वही तो है ग्रेफाइट। तो कार्बन हम बोल सकते हैं और ग्रेफाइट बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है आपके लिए, वो है आघातवर्ध्यता और तन्यता क्या होता है एक्चुअली, है ना। आघातवर्ध्यता और तन्यता को हम आसान शब्दों में देखेंगे तो देखो, धातुओं को पीट कर पतला चादर में बदला जा सकता है, उसको आघातवर्ध्य बोलते हैं। वैसी धातु जिसको हम पीट के पतला चादर बना देंगे तो वो है हमारा आघातवर्ध्यता। और तन्यता फिर क्या है, तन्यता क्या होता है, धातुओं को पतली तारों के रूप में, ध्यान से सुनो, तारों के रूप में बदला जाए, उसको पतली तार के रूप में हम बना सकते हैं, तो वो होता है तन्यता, है ना। तो आराम से बस ध्यान देना है थोड़ा थोड़ा बातों पे, और बाकी विशेष तो है नहीं। दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम बताइए, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। दो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, तो दो बातें याद रखनी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। उसके बाद आयनिक यौगिक कौन कौन से हैं, तो विद्युत में सुचालक क्यों होते हैं, तो पहला है आयनों के कारण, है ना। आयनिक यौगिक में पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि आयनों के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। और गलनांक उच्च क्यों होते हैं, देख लेना आप, चूंकि यहां तो मिट गया, या अगर मैं बताता चलूं आपको तो गलनांक उच्च क्यों होता है, तो क्योंकि आप बता सकते हैं कि इनकी आघातवर्ध्यता और आघातवर्ध्यता और तन्यता दोनों होती है, इसकी वजह से हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे जो हम बात करेंगे वो है सक्रियता श्रेणी। देखो, इतना करने के बाद ना जब चैप्टर 3 करते हैं तो उसमें एक बातें होती है जो हमेशा दिमाग से स्किप कर जाता है। मैथ्स मिरेकल आज आपको ऐसे ट्रिक्स दे देगा जिसकी वजह से आपको बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में फिट बैठ जाएगा, है ना। सक्रियता श्रेणी कौन सी जो है ज्यादा, सबसे ज्यादा रिएक्टेंट है और कौन सबसे कम रिएक्टेंट है, एक्टिवनेस किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। तो हम जब सीरीज की बात करेंगे, कैल्शियम सोडियम, पोटासियम सोडियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जिंक, इस तरह से लोहा पीवी सब करेंगे तो ऐसे तो याद होगा नहीं, क्योंकि इस सीरीज में याद करना तो बहुत ही मुश्किल से काम हो जाता है। तो इसके लिए मैथ्स मिरेकल ने एक तरीका निकाला है स्टूडेंट्स, इसके लिए मैथ्स मिरेकल ने एक तरीका आपको दिया है। क्लास 10th के जो बोर्ड के बच्चे हैं, ऐसे तो अगर आप बोर्ड में नहीं है तो फिर आप तो पूरा बुक पढ़ो तो ज्यादा बेस्ट वही होता है ना। देखो नीचे से ऊपर अगर आप जा रहे हैं स्टूडेंट्स तो रिएक्टिवनेस यानी एक्टिवनेस ज्यादा है,
यानी कि पोटेशियम की बात करेंगे और अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोजन में ज्यादातर रिएक्टेंट कैल्शियम पोटेशियम है। उसी तरह से जिंक की बात करेंगे और अगर आप एल्युमिनियम की बात करेंगे, जिंक और एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टेंट है क्योंकि ये ऊपर है। सीरीज में जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टेंट है और सीरीज में जो नीचे है वो लेस रिएक्टेंट है, इससे कम, आगे वाले में से कम रिएक्टेंट है। तो देखो इसको हम कैसे याद करेंगे, तो इस सीरीज को याद करने के लिए एक लाइन हमारी याद रखिए कि K फॉर काशी, Na फॉर नाथ, ये सिर्फ याद करने के लिए, इसका कोई तरीका नहीं है स्टूडेंट। मैंने तो एक तरीका दिया आपको कि काशीनाथ का माली, ध्यान से देख लो, Mg फॉर माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। दोबारा सुन लो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अच्छा, काला नमक, हींग, अजवाइन और पड़ेगी। ध्यान से सुन लो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, जिसमें काला नमक, हींग, अजवाइन और पड़ेगी। तो ये क्या है, एक तरीके का हमने आपको एक ट्रिक्स दिए हुए हैं, है ना, ट्रिक्स दिए हुए हैं। तो इस ट्रिक्स को याद करके ये सारी चीजें हम याद कर सकते हैं ना। तो देखो, K फॉर काशी, Na फॉर नाथ, Ca फॉर का, Mg फॉर माली, Al फॉर आलू, Zn फॉर जरा, हाँ, और Fe फॉर फीका, Pb फॉर पकाता, H फॉर है, फिर Cu फॉर काला नमक, Hg फॉर हिंग, और उसके अलावा हम Ag फॉर अजवाइन, और उसके अलावा Au फॉर और Pt फॉर पड़ेगी। तो ध्यान से सुन लो कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, काला नमक, हींग, अजवाइन और पड़ेगी, काला नमक, हींग, अजवाइन और पड़ेगी, काला नमक, हींग, अजवाइन और पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको इसी सीरीज में आपको याद करके दे देना है। अगर आप याद करेंगे तो सक्रियता श्रेणी याद करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। सक्रियता श्रेणी आप याद करने में बहुत ही मजेदार तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, काला नमक, हींग, अजवाइन और पड़ेगी, यानी कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Cu और Pt प्लेटिनियम, है ना। तो ये इसी तरह से ये सीरीज है, 13 इसमें एलिमेंट्स हैं, इनको हम इसी तरह से याद करेंगे। सक्रियता श्रेणी के बाद अब हम बात करेंगे आपसे कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के क्या कारण है। कार्बन जो होता है वो फ्रेंडली बिहेव करता है, क्यों? कार्बन और उसके यौगिक से, ये हमने लिया है चैप्टर 7 से। तो ध्यान से देखिए, वो श्रृंखलन अभिक्रिया के कारण और चतुः संयोजकता के कारण, ये दो प्रॉपर्टी होती है उसकी, जिसकी वजह से वो सर्वतोमुखी प्रकृति होती है, उसकी फ्रेंडली बिहेव होता है। यानी कि कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों होता है? क्योंकि वो श्रृंखलन अभिक्रिया के कारण और चतुः संयोजकता के कारण। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि कार्बन के अपरूप बताइए और उनके बीच दो अंतर लिखिए। तो कार्बन के दो अपरूप हम बात करेंगे तो हीरा और ग्रेफाइट की बात करेंगे। विद्युत के हिसाब से बात करेंगे तो ये कुचालक होता है और ये सुचालक होता है ग्रेफाइट। संरचना की दृष्टि से बात करेंगे तो त्रिआयामी होता है और ये होता है षटकोणीय होता है ना। और आबंधों की बात करेंगे तो ये 4 आबंध इसमें होता है और इसमें ग्रेफाइट में 3 आबंध होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि कार्बन अपरूप की बात करेंगे तो हीरा और ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट होता है षटकोणीय होता है और ग्रेफाइट जो होता है 3 आबंधों से बना होता है ना, यानी 3 तरफ से वो घिरा रहता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, कहता है एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के सामान्य सूत्र लिखिए। इनमें से कौन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ध्यान से सुन लो। तो एल्केन का जब सामान्य सूत्र को लिखोगे तो CnH2n+2। अच्छा, ये चीजें ना सी के नीचे लिखा हुआ है, स्टूडेंट साथ में लिख देते हैं। स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं साथ में, जैसे CN ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है ना। C लिखने के बाद नीचे N लिखना है, CnH उसके बाद 2N और +2, इस तरह से नीचे नीचे लिखोगे तो ये है एल्केन, है ना, CnH2n+2। ये है संतृप्त, ध्यान से सुन लो, ये बिल्कुल संतृप्त है, सिंगल बॉन्ड लेकर के ये संतृप्त हो जाता है। एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे, ये दोनों असंतृप्त होता है क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे। और इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे तो लास्ट में जो 2 है इसको हटा देंगे एल्कीन में, और अल्काइन में फिर 2 माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले 2+ फिर 2 हटेगा फिर 2-। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, और ये शुरुआत वाला वो संतृप्त है, बाकी दोनों असंतृप्त है। अब हमारी बात चल रही है समजातीय श्रेणी की। तो समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाना है। तो समजातीय श्रेणी एक्चुअली होता क्या है कि जिसमें 2 अणुओं के बीच में CH2 का अंतर होता है। ध्यान से सुन लो, जिनमें CH2 का अंतर होता है। मैं पढ़ देता हूं कि कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला या ऐसी श्रेणी जिसके सदस्यों का समान
सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है और उसमें CH2 का अंतर होता है। देखो फॉर्मूला तो सेम ही है ना, जनरल फॉर्मूला सबका सेम होता है, लेकिन उनके बीच में CH2 का अंतर होता है, वो होता है समजातीय श्रेणी, है ना। होमोलोगस सीरीज इंग्लिश में अगर हम स्टूडेंट्स होंगे तो होमोलोगस सीरीज के लिए आप बात कर सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जिसमें सामान्य सूत्र सेम होता है, जनरल फॉर्मूला हैज बीन सेम बट इट हैज डिफरेंस बिटवीन CH2 का उसके अंदर डिफरेंट होता है, जैसे CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, और अगर हम आगे बात करेंगे तो C4H10 ब्यूटेन, C5H10 ब्यूटेन पेंटेन, फिर इसके बाद हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरह से 10 ये इस तरह के उदाहरण हैं, जिसमें समजातीय श्रेणी में अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर होता है। जैसे मैं दिखा पाऊँ आपको, तो जैसे मान लीजिए हम, अच्छा इसमें और एक और बात क्या करते हैं कि हम हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं। जैसे देखो अगर मीथेन इथेन की बात करेंगे तो आगे वाला इथेन है, तो C2H6 में हम बात करेंगे CH4 माइनस करेंगे। तो आप खुद बताओ कि हमने आपको पहले ही बोला है कि इनके अणुओं के बीच में CH2 का अंतर होता है ना। तो CH2 बोले तो देखो C2 में से C जाएगा तो C बच जाएगा, और H6 में से H4 जाएगा तो कितना बचेगा, H2। तो देखो आप खुद मिला के देखो तो CH2 का डिफरेंस हुआ ना। तो यही चीज कह रहा है कि जो जिसमें जनरल फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनके बीच में CH2 का डिफरेंस हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्रक्रियात्मक समूह। तो प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो देखो OH ग्रुप अगर कहीं पे है किसी भी ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में, अगर आप पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में, तो जहां पे OH ग्रुप अगर लगा रहेगा दैट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट इज द ऑब्जेक्ट इज अल्कोहल। जो वहां पे जो पड़ा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है, जो घोल है, जो विलेन है, जो सॉल्यूशन है, वो आपका अल्कोहल होगा। अच्छा, जिसमें CHO लगा हुआ है, जिसके एंड में बीच में फंक्शनल ग्रुप कहीं भी ऐड हो, लेफ्ट में राइट में, तो आप देखेंगे तो वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप, ये इसको एल्डिहाइड ग्रुप के नाम से जानते हैं। जहां पे CO लगा है कीटोन है, और COOH है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इस तरह से इतना ही लिखा है, एक्चुअली होते हैं 7 होते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इतना तो जरूर आप रिमेंबर करके आप याद करके जाएंगे। अब कुछ बातें और उसके बाद इस वीडियो की समाप्ति। हम यहां देखेंगे कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में कुछ वैज्ञानिक्स के नाम हैं और उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं और उनके डिमेरिट्स क्या है। एक्चुअली ऐसे सीरीज वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, तो मैंने इसको एक बार कंपाइल कर दिया, सारों को मिला के एक जगह रख दिया और आपके लिए एक अच्छा सा तरीका बना दिया कि आप ऐसे ही अगर ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आसानी तरीके से याद हो जाएंगे, है ना। तो देखो वैज्ञानिक का नाम है डोवेराइनर, ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने ट्रिक का नियम दिया था, ट्रिक नियम, है ना। ये सिर्फ 3 ट्रिक ज्ञात कर पाए, है ना। उसके आगे का इन्होंने ये गलतियां कर दी, तो ये इनकी कमियां हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स पे इनके ये काम हुए, तो इस तरह से ये गलत है। तो डोवेराइनर क्या, इन्होंने ट्रिक की, इनकी उपलब्धियां थी, इन्होंने ट्रिक नियम दिए थे। न्यूलैंड्स क्या था, ये स्टक सिद्धांत दिया था, सारेगामापाधानिसा, ये चीज ध्यान होगा। और इनका सिद्धांत सिर्फ शुरू के 20 तत्वों तक ही लागू हो पाया था। शुरुआत के 20 तत्वों तक ही न्यूलैंड्स के रूल्स उन पे अप्लाई हो पाए थे, तो ये भी एक तरह से डिमेरिट्स हो गए। तो न्यूलैंड्स का मतलब होता है अष्टक सिद्धांत और डोवेराइनर का मतलब होता है ट्रिक नियम, है ना। तो ट्रिक सिर्फ 3 पे काम किया और ये जो है न्यूलैंड्स, इन्होंने 20 तत्वों तक, शुरुआत के 20 तत्वों तक यानी पोटेशियम तक इन्होंने ये पूरा का पूरा। लास्ट में जब हम देखेंगे तो तीसरा हमारे पास आए थे मेंडलीफ, और मेंडलीफ की बात करेंगे तो ये अज्ञात तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ा था। जो इनकी विशेष जो उपलब्धियां थी कि इन्होंने एडवांस में ही कुछ स्पेस छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल सटीक और सही बैठे। तो इनका जो मेंडलीफ को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि ये अज्ञात तत्वों के लिए जगह छोड़ दिया था और समान गुण वाले एक स्थान पर जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त जो पाए गए थे उसको समान गुण वालों को एक तरफ रख करके उन्होंने उसको अरेंज किया था, तो ये भी सही हो गया था। और अक्रिय गैसों के लिए इन्होंने उस सीरीज में कोई जगह नहीं दी थी, उनके लिए एक अलग स्थान बना दिया था, तो ये अक्रिय गैसों के लिए अलग स्थान था। और अगर इनकी हम कमियां की बात करेंगे तो समस्थानिकों की स्थिति ये स्पष्ट नहीं कर पाए थे। तो समस्थानिक अगर कहाँ रहेंगे उस सीरीज में, जिसकी वजह से पूरा का पूरा गलत हो गया, हौच-पौच हो गया। तो 20 तत्वों के बाद जो आगे तक जो मेंडलीफ ने बात किया था तो उसमें समस्थानिक की स्थिति को स्पष्टीकरण नहीं कर पाए थे। और दूसरा था हाइड्रोजन
का स्थान भी इन्होंने निश्चित नहीं किया था, वो शुरू में रखेंगे, बीच में रखेंगे, लास्ट में रखेंगे, तो ये भी क्लियर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये इनकी कमियां या फिर सीमाएं दोनों के नाम से आप जान सकते हैं। और तीसरा था इनकी कई जगह तत्वों का द्रव्यमान के अनुरूप क्रम सही नहीं हुए। और बाद में कभी कभी जब आगे जाकर के हमने पढ़ा तो उसमें आपने देखा ही होगा कि द्रव्यमान की स्थिति पर जब इन्होंने अरेंजमेंट किया था तो आगे जाकर के ये क्रम बिल्कुल गलत हो रहे थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि डोवेराइनर हो गए, न्यूलैंड्स हो गए या मेंडलीव, तीनों कहीं ना कहीं जाकर के गलत हो गए, तीनों की कमियां ये रही। और डोवेराइनर ट्रिक नियम दिए थे, न्यूलैंड्स अष्टक नियम, और मेंडलीव जो एडवांस बात कर रहा था, इन्होंने गुण धर्म एक समान बताया था और क्रियो गैसों के लिए अलग स्थान छोड़ा था। तो इसलिए इनकी ये चीजें जो हमेशा याद रखी जाएंगी। कुछ बातें और रहेंगी कि मेंडलीव के आवर्त नियम एक्चुअली हैं क्या, तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, जो कि एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट होता है। आपको इसी हिसाब से आपको याद कर लेना चाहिए कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। आप चर्चा करेंगे हम आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, तो तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन तो होता ही है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का स्थान कैसे निश्चित किया जाता है, इसका उदाहरण देकर समझाइए। तो उदाहरण के लिए अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो परमाणु संख्या 11 और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 1 है ना। तो आखिरी का 1 नंबर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन है किसी और में चला जाएगा और अपना स्टैक पूरा कर देगा। आधुनिक आवर्त सारणी को जब हम और आगे लेके चलेंगे तो वहां पे ना कुछ चीजें हम आपको बता देंगे, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी को बिल्कुल याद करना बहुत ही कठिन है। तो इसको हमने समराइज करके शॉर्ट नोट्स बना दिया आपके लिए। देखो कुछ गुण हमने बात करा है, गुण एक्चुअली होता क्या है, समूह में परिवर्तन होने से क्या होता है, इसके कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, और आवर्त में परिवर्तन होता है तो एक्चुअली क्या होता है, वो घटता है कि बढ़ता है, और उसके पीछे का फैक्टर क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले परमाणु साइज की। तो परमाणु साइज क्या होता है, समूह में अगर रहेगा तो बढ़ेगा स्टूडेंट्स, समूह में परिवर्तन क्या होता है, तो परमाणु साइज अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। अगर कारण क्या है इसके पीछे, तो क्योंकि ये कोषों की संख्या बढ़ती है। वहीं पे अगर हम आवर्त में परिवर्तन क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, ये घटता है। समूह में परिवर्तन में बढ़ेगा, ध्यान से सुन लो, और आवर्त में देखो समूह और आवर्त दो होते हैं ना। आप जब आपके वो टीचर्स ने जब बताया होगा आधुनिक आवर्त सारणी, तो एक समूह बताए होंगे और एक आपको आवर्त बताए होंगे। लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो वो आपके क्या है, समूह है, और लेफ्ट नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो क्या है, आपके आवर्त है। तो ध्यान से सुनेंगे कि जब लेफ्ट से राइट के जाएंगे तो बढ़ेगा, और आवर्त में क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे तो ऐसे केस में ये घटेगा। जो परमाणु साइज अगर बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ेगी तो वो घट जाएगा। और इसका कारण क्या है, क्योंकि नाभिक और आखिरी कोष में आकर्षण बढ़ता जाता है, क्योंकि नाभिक का यानी सेंटर का और आखिरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उनके बीच का जो अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इनके धात्विक गुण की बात करेंगे तो धात्विक गुण क्या होती है, ये बढ़ती है। ध्यान से सुन लो स्टूडेंट्स, यहाँ भी बढ़ती है, और इसमें जब आवर्त में क्या होगा, वो घटती है। समूह में बढ़ेगा, आवर्त में घटेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस वाला, वो त्यागने लग जाता है। इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तो त्यागेगा, और जिसकी वजह से वो घटेगा। और ऐसा क्यों घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागना मुश्किल हो जाता है इस तरह से। और अधात्विक गुण की बात करेंगे तो ये 3 बातें याद रखनी है। इन तीनों में एक बात है तो पक्का आ रहा है कि अधात्विक गुण घटता जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, वापस इनको कंसीडर करना मुश्किल होता है। और अगर हम आवर्त में परिवर्तन की बात करेंगे, आवर्त में परिवर्तन, तो ये बढ़ जाता है। और जहां तक इसका आंसर है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना इसमें आसान होता है, हम वापस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर सकते हैं। चलते चलते हम आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि आप जब बोर्ड के पेपर में बैठेंगे, तो बोर्ड के पेपर में बैठेंगे तो आपको 5 जो फोटोज़ हैं उसको जरूर आप रिमेंबर करके प्रैक्टिस करके आप बैठेंगे। देखो 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 फोटो आप बैठेंगे तो यकीन मानो 5 में से ही 1 फोटो आपके लिए आएंगे, जो आपको वहाँ बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए बोलेगा। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि ये कैसे हम जेंट्स के लिए, यानी कि जेंट्स की जो मूत्राशय है, एक्सकर्शन सिस्टम, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसका फोटो कैसे बनाएंगे। तो देखो ये है आपका बायां ब्रेक यानी लेफ्ट किडनी, इधर है आपका राइट किडनी यानी दायां ब्रेक, ये जो देख रहे हैं आप, है ना। इसके अलावा ये जो है, ये चीज़ें जो आ रही है स्टूडेंट दोनों तरफ, ये है मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर
हाँ, यूरेट्रस। और इस तरह से जब ये यहाँ पे आकर अगर आपको मिलेगा, ये मूत्रवाहिनी से आगे जाके जब ये मिलेगा तो ये आपको हो जाएगा मूत्राशय, यानी है ना यूरिनरी ब्लडर, जिसको आप बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर। और इस ब्लडर में पूरा यूरिन यहाँ पे कंसिडर होता है, कलेक्ट होता है, और बाद में जब होता है ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आगे जाकर कैसे ये है मूत्र मार्ग, और यहाँ से ये जाके जो है यूरिन आपका पास हो जाता है। तो इस तरह से आप जब कभी एक्सक्रीटरी सिस्टम का फोटो बनाएंगे तो आप जरूर इस फोटो को ध्यान में रखते हुए आप अपने बोर्ड के पेपर के लिए जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, जब 3 बार 4 बार आप इसको इसी तरह से बना के और ये लिख देंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर ही हो जाएगा। इसी तरह से आप इधर देख सकते हैं हृदय यानी हार्ट को कैसे शो करना है। तो इसमें भी आप देखो, आप बेस्ट तो ये होगा, चूंकि ये रफ डायग्राम है तो यहाँ पे क्या मैं बताऊं, आप ना अपने नोटबुक से या फिर अपने CBSE के बुक से या फिर आप NCERT के बुक से सीधा आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं धीरे धीरे हल्का सा बता देता हूँ कि इधर वाले को बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको आप बोलते हैं दाहिना एलेंद, इधर आपको बायां एलेंद है। ये जो चीज़ें हैं ये इसको आप हृदय, टोटल फंक्शन को हृदय बोलते हो। ये है आपका बायां निलय, ये है लेफ्ट निलय, है ना, लेफ्ट वेसल वेंट्रिकल्स, इसका ट्रिकोपस वेंट्रिकल है। ये देख लेना यार, एक्चुअली यहाँ पे ये इधर वाला ये जो बात है ये फुफ्फुस ध्वनि है, ये वाली सीरा है, तो देख लेना। एक्चुअली वहाँ पे फोटो, यहाँ पे अब चूंकि प्रिंटिंग में सही से प्रिंट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और हमारा वीडियो भी देखो लगभग 30 मिनट का होने जा रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ पे इसको फिनिश कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस फोटो के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ये 5 फोटो आपको प्रैक्टिस करके जानी है, और इसी 5 फोटो में एक फोटो जो इमेज बनाने के लिए आता है बिल्कुल ही आएगा, 110% गारंटेड। एक और चीजें हैं जो बराकोस एक्चुअली होता क्या है, पराकोस में देख सकते हैं इधर आपका ये जो है कार्पेल है, ये स्त्री केसर है ना, और इधर से है पीटल है जिसको पंखुड़ी बोलते हैं, पंखुड़ी, और इस तरह से है आपका पुंकेसर, है ना, पुंकेसर सिस्टम जिसको बोलते हैं। इसके बाद ये है आपका सिप्पल यानी बाह्य दल, और इधर है ओवरी अंडाशय। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं अंडाशय, इसको बोलते हैं बाह्य दल, और इसको बोलते हैं पुंकेसर, इसको बोलते हैं पंखुड़ी पीटल, और इसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, है ना, गायनोसियम बोलते हैं इसको, गायनोसियम। और ये वाली चीज़ जो है बाबू, ये वाली इसको हम बोलते हैं पराकोस। तो ये भी फोटो आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आप लड़कियां हैं तो उनको तो बहुत ही आसान तरीके से ये फोटो बनाने का अभ्यास होगा ही होगा, क्योंकि पुष्प का स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आप ये बना सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे यहीं पे तीसरी वाली बातें कि मादा जनन तंत्र एक्चुअली कैसे क्या होता है। तो देखो इधर है ये वाली बात, जो ये फोटो तो आप प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। हमने ये रफ डायग्राम बनाया है, इसको हम बोलते हैं यूट्रस यानी गर्भाशय। और इस वाली बात को, ये वाली जो बात चल रही है, इसको हम बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब जिसको हम अंडवाहिनी बोलते हैं। और इस वाली बात को जो गोल सा बना हुआ है यहाँ पे, ये है ओवरी जिसको हम बोलते हैं अंडाशय, है ना। और इस तरह से ये है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस तरह से आपको क्लियर है। कुछ बातें और हैं जो 3 फोटो तो आपने देखा है, 1 2 3 4 फोटो आपने देख लिया। अच्छा, एक चीज और है जो छोटी बातें हैं, मूलांकुर, जिसको आप एक बीज को लेकर के आप उसमें दिखा सकते हैं, जिसमें एक परांकुर होता है, एक मिलांकुर होता है। तो मिलांकुर यानी नीचे वाले पार्ट को मूलांकुर, ऊपर वाले पार्ट को परांकुर। अब इंग्लिश की जो बात है ये आप देख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो पराकोष एक्चुअली क्या होता है, नर पराकोष और मादा पराकोष। तो नर पराकोष को आप देख सकते हैं, एक सीधा लंबा सा होता है जिसको नर भाग बोलते हैं, मेल भाग। इसमें आप ये पुरांतु होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, है ना। तो इस यहाँ और इसी बात की टोटल फंक्शन को आप बोलते हैं पुंकेसर, यहाँ से यहाँ तक की बात को आप बोलेंगे पुंकेसर। और इसी को बोलते हैं पराकोष, है ना, एंथर। और लास्ट हम बात करेंगे वर्तिकाग्र, एक्चुअली जो है मादा भाग, उसी पुष्प का मादा भाग यानी फीमेल पार्ट क्या होता है, तो जिसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, स्टिग्मा। और ये वर्तिका होती है जो टहनी होती है, जिसका मुंह होता है वर्तिका, जिसको स्टेल बोलते हैं, स्टेल। और ये जो है आपका गोल सा चीज जो राउंड सा दिख रहा है, ये अंडाशय, ओवरी। और इस टोटल फंक्शन को आप बोलते हैं स्त्रीकेसर यानी कार्पेल। तो ध्यान से देखिएगा, इतना ही ये जो है आपको ये 5 फोटोज हमने यहाँ पे बताए हैं, 5 इमेजेस बताए हैं। तो ये उम्मीद है कि इसी में से 5 में से ही एक आएगा इसकी 110%। CBSE 2021 में 6 मई से जो पेपर होने जा रहे हैं उसके अंदर यही सारी चीज़ें होंगी, यही सारी चीज़ों में से एक फोटो आएंगी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने वीडियोस को जहां भी आपको ये वीडियो मिल रही है तो आप इसके लिंक को अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। और ज़्यादा विशेष क्या बात करना है, बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।